आप सुन रहे हैं बॉम्बे लोकल की पेशकश दुनिया घर। तो शुरू करते हैं। दिसंबर 1900, ब्रेस्लो शहर। क्रिसमस के 3 दिन पहले का समय था। कड़ाके की ठंड। एक छोटी लड़की अपने घर के बाहर खड़ी थी। वो जोरों से पैर पटकते हुए अपनी मां को बुला रही थी। फर का कोट पहने मां बाहर निकली। फिर बच्ची और मां निकल पड़े। गलियों से गुजरते हुए और भी औरतें उनसे जुड़ती चली गईं। वो सारी औरतें ऐसे चल रही थीं जैसे किसी आंदोलन में जा रही हैं या फिर किसी जश्न में। दरअसल ये हुजूम ब्रेस्लो यूनिवर्सिटी के ओला लियोपोल्डीना ऑडिटोरियम में जा रहा था। जब सारी औरतें पहुंच गईं तो सबने देखा कि स्टेज पर एक छोटे सुनहरे बालों वाली लड़की खड़ी थी। उस लड़की के सामने 2 लड़के बैठे हुए थे, उससे सवाल पूछ रहे थे, और दूसरी तरफ था एक बूढ़ा आदमी जो उस लड़की के जवाबों को सुन रहा था। स्टेज पर खड़ी लड़की हर सवाल का जवाब कॉन्फिडेंस से दे रही थी। जो औरतें उस रोज उस ऑडिटोरियम में मौजूद थीं, उनमें से ज्यादातर अनपढ़ थीं और स्टेज पर चल रही थी साइंस की बातें। उनमें से किसी को यह समझ नहीं आ रहा था, पर फिर भी उस लड़की के हर जवाब पर वो औरतें ताबड़तोड़ तालियां बजाती। विचित्र था, क्योंकि वो लड़की बस अपने पीएचडी के डिसर्टेशन के लिए खड़ी थी। हर साल लाखों लोग पीएचडी करते हैं, पर किसी के पीएचडी डिसर्टेशन में ऐसी भीड़ तो नहीं जमा होती। पर इस ऑडिटोरियम में दूर दराज के गांवों और शहरों से औरतें इकट्ठा हुई थी। खास बात यह थी कि वो लड़की ब्रेस्लो यूनिवर्सिटी से पीएचडी कंप्लीट करने वाली पहली महिला थी। तब जर्मनी में महिलाओं को साइंस की पढ़ाई के लिए किसी तरह का सपोर्ट नहीं था। जर्मनी में एक्सपेक्ट किया जाता था कि महिलाएं पति का सहयोग करें, घर के काम करें, बच्चों की देखभाल करें। चांसलर ने इस लड़की को डिग्री देते वक्त जो स्पीच दी, उस स्पीच में एक आयरनी थी। उन्होंने कहा, आज सबके सामने है कि विज्ञान रेस, जेंडर और नेशनैलिटी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। क्लैरा जैसी महिला से बाकी महिलाओं को भी उदाहरण मिलेगा। वो विज्ञान में अपनी रुचि बढ़ाएंगी, पर स्त्रियों को अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। वो ये बेशक करें, पर उन्हें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि घर में रहकर उनकी सुंदर और पवित्र जिम्मेदारियों को भी पूरा करें। चांसलर जिस लड़की को देखकर ये कह रहा था, वो लड़की थी क्लैरा एमरवॉर। क्लैरा बचपन से ही क्यूरियस थी। जब वो छोटी थी, उसके उत्सुक सवालों के जवाब उसके पिता नहीं दे पाते थे, तो उन्होंने पर्सनल ट्यूटर लगवा दिया। उस वक्त तक ब्रेस्लो यूनिवर्सिटी में लड़कियों को एनरोल नहीं किया जाता था, पर क्लैरा भी कम नहीं थी। धीरे धीरे प्रोफेसर उसे पसंद करने लगे। उन्होंने कभी किसी लड़की को साइंस नहीं पढ़ाया था। साइंस में क्लैरा वहां के लड़कों से भी ज्यादा रुचि दिखाती थी। क्लैरा का डिटर्मिनेशन इतना था कि साल भर बाद यूनिवर्सिटी ने उसे ऑफिशियली एनरोल कर दिया। इसी यूनिवर्सिटी से क्लैरा ने पीएचडी की। उसकी पीएचडी के दौरान क्लैरा का एकेडमिक मेंटर था रिचर्ड एबेक, जो पूरी जिंदगी उसका एक अच्छा मित्र रहा। रिचर्ड एबेक का एक और गहरा दोस्त था जो कॉलेज में उसके साथ पढ़ा था, हमारी कहानी का नायक फ्रिट्ज हेबर। रिचर्ड एबेक ने ही पहली बार हेबर और क्लैरा को मिलवाया था। क्लैरा और हेबर दोनों का पहला प्यार केमिस्ट्री थे। दोनों ही एबेक को खत लिखा करते। एबेक दोनों को एक दूसरे का हाल बता दिया करता। हेबर और क्लैरा काफी एक जैसे थे। वो दोनों एक शहर से थे, यहूदी फैमिली में पले बढ़े थे, अपना धर्म छोड़ चुके थे, अपनी मां खो चुके थे। जाहिर सी बात है, उनका संबंध और गाढ़ा होता चला गया। 30 साल के हेबर ने कभी किसी लड़की से प्रेम नहीं किया था। एक दोस्त को उसने खत में लिखा, मुझे लड़कियां सुंदर तितलियों की तरह लगती हैं जिन्हें देखकर मैं बस एडमायर कर सकता हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। पर पिछले कुछ सालों में उसे क्लैरा से प्रेम होने लगा था। हेबर अपने मित्र एबेक को अपने लेक्चर्स में इनवाइट किया करता ताकि इसी बहाने एबेक की स्टूडेंट क्लैरा भी आ जाए। एक बार हेबर ने एबेक को एक चिट्ठी लिखी। हालांकि चिट्ठी एबेक के लिए थी, उसका आखिरी पन्ना केवल क्लैरा की आंखों के लिए था। उस आखिरी पन्ने पर क्लैरा को लेक्चर में आने का न्योता था और साथ में एक कविता लिखी हुई थी जो हेबर ने ही लिखी थी। हमें नहीं पता कि हेबर लेखक कैसा था,
पर यह कविता फैज या नेरूदा की कविताओं से कम नहीं थी। आखिरकार उसके लेक्चर का दिन आया। हेबर जब स्टेज पर गया तो उसने भीड़ में सरसरी नजर दौड़ाई। भीड़ में अबेग खड़ा था, अकेला। हेबर के चेहरे पर निराशा छा गई। फिर अबेग मुस्कुराया। मुस्कुराकर उसे दरवाजे की ओर देखने का इशारा किया। फ्रिट्ज जब मुड़ा, अनायास ही हंस दिया। उसने देखा कैसे क्लैरा दरवाजे से अंदर आ रही थी। गाढ़े रंग के कोट पहने मर्दों के बीच एक अकेली लड़की एक खूबसूरत लाल ड्रेस में चली आ रही थी। अपना लेक्चर भूलकर हेबर एकटक उसे देखता रहा। जब वो बैठ गई, दोनों की आंखें एक पल के लिए मिली। क्लैरा मुस्कुरा रही थी। उसे वो चिट्ठी दिखा रही थी जो हेबर ने भेजी थी। वो उसे अपने साथ लेकर आई थी। 1901 में दोनों ने शादी कर ली। शादी से क्लैरा बहुत खुश थी। उसे विश्वास था कि उसे जीवन भर वही सहयोग मिलेगा जो बचपन में पिता और कॉलेज में अबेग से मिला था। तब जर्मन लड़कियों के ज्यादा रोल मॉडल नहीं हुआ करते थे। यूरोप के बाकी देशों में फेमिनिज्म की जो लहर चली थी, जर्मनी नहीं पहुंची थी। इन सब के बावजूद क्लैरा जर्मनी की मैरी क्यूरी बनने को तैयार थी। इसके 14 साल बाद क्लैरा ने आत्महत्या कर ली। एक बार फिर से हमें कुछ सेकंड रुकना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम कहानी के किस मोड़ पर हैं। हेबर ने कहा था, मौत मौत है। क्या फर्क पड़ता है कि इंसान किसी गैस से मर रहा है कि गोलियों से। वो सही कहता था। शायद नहीं फर्क पड़ता इस बात से कि इंसान गोलियों से मारा गया या गैस से। पर जब कोई इंसान गोलियों से आत्महत्या करता है, क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि गोली शरीर के किस अंग पर चलाई गई। क्लैरा ने अपने सीने पर गोली चलाई थी। जब लोग आत्महत्या करते हैं, अक्सर वो माथे पर गोली चलाते हैं, क्योंकि इससे मौत तुरंत हो जाती है। पर क्लैरा ने दिल पर गोली चलाई थी। उसे बहुत दर्द हुआ होगा। कौन सा इंसान अपने सीने में गोली दागता है? कौन अपने दिमाग से पहले अपना दिल बंद करना चाहता है? क्लैरा का पिछले 100 सालों में बहुत जिक्र नहीं किया गया, सिवाय इसके कि वो फ्रिट्ज हेबर की पत्नी थी। पर मैं मानना चाहूंगा कि वो औरतें, वो बच्चियां जो दूर दूर के शहरों से उस रोज क्लैरा की पीएचडी सुनने आई थीं, क्लैरा की मौत की खबर सुनकर उनकी आंखों में आंसू जरूर आए होंगे। मैं मानना चाहूंगा कि उसके फ्यूनरल पर वो सारी औरतें आई होंगी और उन्होंने क्लैरा की मौत के शोक से ज्यादा उसकी जिंदगी का जश्न मनाया होगा। मैं मानना चाहूंगा कि क्लैरा आज जहां भी है, अब उसका दिल शांत हो चुका है। क्लैरा के साथ जो भी हुआ वो कोई अचानक घटी घटना नहीं थी। वो हेबर की जिंदगी में हमेशा नाजिर थी। वो हेबर की जिंदगी में हमेशा हाजिर थी। किसी बगीचे को रेगिस्तान बनने में जितना वक्त लगता है, क्लैरा को उतना ही वक्त लगा खुद को खोने में। 1909 में शादी के 8 साल बाद क्लैरा ने रिचर्ड अबेग को एक खत लिखा।
पिछले 8 सालों में फ्रिट्ज ने जितना कुछ पाया है उससे कहीं अधिक मैंने खो दिया है। हाँ, हर इंसान को हक है अपना जीवन अपने हिसाब से जीने का, पर किसी जीनियस को भी यह हक नहीं होना चाहिए कि वो खुद को इंसानी कौम से ऊपर समझे। क्यों लिखा होगा क्लारा ने ऐसा? क्योंकि जिस जीनियस की वो बात करती हैं जाहिर है वो हेबर ही था। क्लारा का दिल टूटा था, और अगर सिर्फ दिल टूटा होता तो वो संभाल लेती, पर अब उसका हौसला भी टूट गया था। हेबर और क्लारा की शादी के बारे में बहुत बातें नहीं है मेरे पास। इनकी कहानी इतनी आम है कि हम और आप इसे कई बार सुन चुके हैं। मैं दोहराने की कोशिश करता हूं। एक पति अपने करियर के नाम पर पत्नी से मुंह फेर लेता है। उनकी दोस्ती खत्म होने लगती है। पत्नी की ख्वाहिशें शिकायतें बन जाती हैं। एक महत्वाकांक्षी औरत एक हाउसवाइफ बन जाती है। ये कहानी सुनी होगी आपने। ये कहानी इतनी आम है कि सदियों से चल रही है हर घर में। फर्क बस इतना है कि क्लारा आम नहीं थी। क्लारा को याद करते हुए बहुत कुछ याद आता है। याद आते हैं पंजाबी कवि पाश, जिनकी कविता सब तो खतरनाक में वो कहते हैं, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प, ना सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। हेबर की हाउस पार्टीज में बहुत लोग आते। जब वो अपने किस्से सुनाता, सारे गेस्ट जोर से ठहाके लगाते, उसके लिए टोस्ट रेज करते। इन पार्टियों में क्लारा कभी दिखाई नहीं देती थी। फिर उसे ढूंढा जाता। एक पार्टी में हेबर के मित्र जब क्लारा को ढूंढने निकले तो रसोई घर में मिली वो नौकरों के साथ बैठकर टूटे हुए कप में ड्रिंक पी रही थी। हेबर के दोस्तों का कहना था क्लारा की ऐसी ही हरकतों ने हेबर को उससे दूर कर दिया था। हेबर तो अपनी आदमी होने की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा था, फिर क्लारा को अपनी जिम्मेदारियों से क्या तकलीफ थी? वो एंजाइटी जो हेबर को बचपन से थी, शादी के बाद उसका जिम्मेदार सिर्फ क्लारा को माना गया। हेबर और क्लारा को एक और मौका मिला अपना रिश्ता सुधारने का। वर्ल्ड वॉर के समय हेबर की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। उसने क्लारा से मदद मांगी। लैब जाने का ख्याल क्लारा के लिए बहुत बड़ी आशा की किरण थी। क्लारा उसके साथ लैब जाने लगी, रिसर्च में बाकी वैज्ञानिकों की मदद करने लगी। पर क्लारा और हेबर का रिश्ता एक और इम्तिहान से गुजरने वाला था। एक दिन लैब में घूमते हुए क्लारा ने वो कमरा देखा जहां चूहों, खरगोशों और बिल्लियों पर गैस के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। उसने उन बेजुबान जानवरों को तड़पते हुए देखा। इसके बाद ये केमिकल्स इंसानों पर इस्तेमाल किए जाने वाले थे। उसका दिल दहल गया होगा। वो एक वैज्ञानिक थी। वॉर में गैस के इस्तेमाल से होने वाली तबाही वो समझती थी। उसे ऐसा लगा होगा जैसे उन लेबोरेटरीज में इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। अभी तक क्लारा को अपने पति से निजी तकलीफें थी। उस दिन उसे अपने पति की विचारधारा से भी तकलीफ हो गई। उनके रिश्ते की बुनियाद हिल गई। क्लोरीन गैस के डेमोन्स्ट्रेशन से हेबर ने बाकी वैज्ञानिकों को कन्विंस कर लिया था कि यह उतनी खतरनाक गैस नहीं है। पर जिन रातों को हेबर लेबोरेटरी से घर लौटता था, क्लारा के ही बगल में आकर सोता था। क्लारा जानती थी कि उसने सबसे झूठ कहा है। क्लारा ने देखा था कि सांस लेने में हेबर को कितनी तकलीफ होती है। अब तक जो पति क्लारा को एक एब्सेंट पार्टनर लगता था, अब एक पाखंडी भी लगने लगा था। उसने हेबर से झगड़े किए, विरोध किया, कहा कि गैस अटैक ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। हेबर ने केवल इतना जवाब दिया, पर देश को इसी की जरूरत है। हेबर के विपरीत जर्मनी के दूसरे महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया। आइंस्टाइन का कहना था विज्ञान का काम दुनिया में ह्यूमैनिटी की सेवा करना है, उसे खत्म करना नहीं। हेबर का कहना था शांति के दौर में वैज्ञानिक पूरी दुनिया का होता है, लेकिन युद्ध के समय में केवल अपने देश का। आइंस्टाइन ने अपनी जिंदगी में कई युद्ध देखे,
पर मरते दम तक हेबर से असहमत रहे। वो वैज्ञानिक जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पूरी दुनिया को समझा गया था, हेबर को इंसान के जीवन में साइंस की भूमिका नहीं समझा पाया। एक तरफ था हेबर का रुतबा, हेबर की इज्जत, उसकी शोहरत। दूसरी तरफ थी क्लैरा की गुमनामी, उसकी बेबसी, उसकी घुटन। जब हेबर को क्लैरा से दूर जाना होता, हेबर लैब चला जाता। क्लैरा के पास यह विकल्प नहीं था। जब वो अकेली होती तो उसे अपना वो प्रेम सताता जो कामिल नहीं हुआ। जब वो हेबर के साथ होती तो उसे अपनी बेबसी सताती कि वो उसे रोक नहीं पा रही। और जब वो उसके साथ लैब चली जाती तो उसे सताते तड़पते बेजुबान जानवर। जब कोई इंसान अपने आप को छोटा और छूटा महसूस करने लगता है तो उसके पास क्या विकल्प बचता है? हजारों सैनिकों की गैस अटैक से मौत के बाद फ्रिट्ज हेबर अपना आयरन क्रॉस लिए घर लौटा। जर्मनी में जश्न का माहौल था। हेबर ने घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। बाहर वीआईपी गाड़ियों की एक लंबी कतार। जर्मनी के सबसे बड़े लोग हेबर से मिलने आए थे। हेबर को बधाई देने वालों का तांता लग गया था। यह जश्न देर रात तक चला। क्लैरा को यह जश्न डरावना लगा होगा। ये लोग गैस से तड़प कर मारे गए सैनिकों की मौत का जश्न मना रहे थे। उस रात क्लैरा ने जो किया हम उससे वाकिफ हैं। सिर्फ सतह से देखा जाए तो ऐसा लगता है किसी असफल असंतुष्ट इंसान ने आत्महत्या कर ली है। फिर याद आता है वियतनाम का मंक, वो बौद्ध मंक जिसने सन 1963 में साइगोन की सड़कों पर अपने बदन पर गैसोलीन डाल ली थी, जिसका बदन जल उठा था। वो चीखा नहीं था, उफ तक न की थी, बस जलता रहा था उस आग में। उस मंक ने जो किया वो आत्महत्या नहीं थी, उसके इनकलाब का फरमान था। बहुत अहिंसक लोग जब बहुत बेबस हो जाते हैं तो क्या करते हैं? क्लैरा का अपने सीने पर गोली चला देना बस किसी इश्क में रूठी पत्नी का बेबस कदम नहीं था। यह कहीं ना कहीं उसका स्टेटमेंट था, प्रोटेस्ट था, उसका इनकलाब का नारा था। जैसे वो अपने पति से चीख चीख कर कह रही हो, मैं तुमसे असहमत हूं, ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है, मैं इससे भी असहमत हूं, ये जो तुम कर रहे हो वो गलत है। गन शॉट सुनकर हेबर बाहर आया तो उसने देखा कि उनका बेटा हरमन अपनी गोद में मां का सर रख के रो रहा है। थोड़ी देर में पुलिस आई, फॉर्मेलिटीज हुई, क्लैरा के बेजान शरीर की शनाख्त की गई। फिर तय किया गया कि यह वाकई आत्महत्या है। यह सब सुबह तक चलता रहा। बेटा हरमन अब भी रो रहा था। थोड़ी देर तक हेबर उसके पास रुका, फिर उसे देश का बुलावा आया। वो ईस्टर्न फ्रंट के लिए निकल गया। जर्मन आर्मी को फिर से उसकी जरूरत थी। वॉर रूम ने तय कर लिया था, अब गैस अटैक रूस पर करने की बारी है। दास्तान-ए हेबर का 5वां एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब हम बढ़ रहे हैं सीरीज फिनाले की तरफ। सुनिए दास्तान-ए हेबर का 6ठा और आखिरी एपिसोड।